झुकू किया है आण मने कुड़ीरा केशरिया बाणारे मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रे परिवानेरी हरे घासरी रोटी जग वन बिलावड़ो ले भाग्यो। आपका ऑनलाइन क्लास स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि पता है आपको कि आज 9 मई है और 9 मई हमारे इतिहास की एक ऐसी स्वर्णिम तिथि है जिसकी हम बात करें तो वो बहुत ही बड़े गौरव की बात है, वो भी हमारे राजस्थान के लिए, क्योंकि 9 मई को राजस्थान के उस महानतम, उस वीर शिरोमणि, अदम्य शौर्य और साहस की मूर्ति ऐसे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आज 9 मई को मैं महाराणा प्रताप के जन्मदिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज देखिए कि महाराणा प्रताप मेरे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। जितना मैं इतिहास मैंने पढ़ा और जब भी मैंने पढ़ा तो महाराणा प्रताप का जब भी कोई उल्लेख आया मेरे मन में एक आत्मीयता का भाव से एक हृदय गदगद हो गया कि अपनी मातृभूमि और अपने सर्वोच्च के लिए, एक अपने सम्मान के लिए जो उसने अदम्य साहस दिखाया था, शायद ऐसा ही कोई महानतम शासक हुआ होगा। तो मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज उन्हीं के विषय पे हम बात करेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में। तो देखो, हमने हुमायूं तक पढ़ लिया था, तो दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। तो देखो, मैं आपको पढ़ा रहा था मुगल वंश बाबर के बारे में पढ़ लिया था। बाबर के बाद में हुमायूं आया था, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया। कब? हुमायूं 1555 ईस्वी। इसके बाद में आएगा अकबर। कौन आएगा? अकबर। कब शासक बनेगा? 1556 ईस्वी। देखो, ये एक और हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, वहीं अपने मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में तो इसके बारे में पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहले मैं अकबर की कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में अकबर और मेवाड़ के संबंधों की बात करेंगे, महाराणा प्रताप की बात करेंगे। तो देखो, अकबर का जन्म अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान के किले में अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान के किले में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था, और हुमायूं के बाद में मुगल वंश का शासक बना। ठीक है। और 13 वर्ष की आयु में, तब 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी के दिन, कब? 1556 ईस्वी में बैरम खान द्वारा ईंटों का सिंहासन बना करके राज्याभिषेक किया जाता है। तो याद है, अकबर हुमायूं का पुत्र था, जन्म अमरकोट पाकिस्तान के किले में 1542 ईस्वी में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को वो क्या बना? शासक बना। और बैरम खान द्वारा ईंटों के सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक किया गया। होता है क्या है? होता यह है कि जब अकबर मुगल वंश का शासक
उस समय हमारे भारत में जो शासन या सरस्वती थी वो थी सूर्यवंश, अफगानों की थी, जिनका नाम है आदिल शाह। अफगान शासन सत्ता थी आदिल शाह शासक का, और इसका प्रमुख सेनापति था हेमू। हेमू एक हिंदू और एक वीर सेनापति था अफगान यानी आदिल शाह का। वहीं दूसरी ओर अकबर शासक बना और बैरम खान इसका संरक्षक था। क्या था? संरक्षक। क्योंकि अल्पायु का था, मात्र कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। तो इसका संरक्षक कौन बना? बैरम का इसका संरक्षक बना। और देखो एक और अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू एक हिंदू सेनापति था, दूसरी ओर बैरम खान यानी अकबर का संरक्षक मुगल था। इन दोनों के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई, पानीपत द्वितीय यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई थी नवंबर 1556 ईस्वी। पहले हमने पढ़ी पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हमने पढ़ा वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पढ़ा, क्या पढ़ा? 1526। और ये पानीपत का दूसरा युद्ध है वो है नवंबर 1556 ईस्वी में। किन किन के बीच में लड़ा जाएगा? एक और तो आदिल शाह का सेनापति कौन होगा? हेमू। और दूसरी ओर अकबर का संरक्षक कौन होगा? बैरम खान। तो देखो बैरम खान और हेमू के बीच में, किनके बीच में? बैरम खान और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। हेमू एक वीर सेनापति था, लेकिन होता क्या है कि युद्ध भूमि में हेमू के गर्दन में आकर के तीर लग जाती है, जिसके कारण हेमू है वो मूर्छित हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान की विजय हो जाती है, यानी अकबर की विजय हो जाती है। एक बात तो ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करता है? देखो फिर उसके बाद में जो अकबर है वो राजधानी को ध्यान देता है। राजपुताने की तरफ इसने दो नीतियां अपनाई, एक तो वैवाहिक नीति अपनाई, और दूसरी जो नीति अपनाई वो थी शक्ति प्रदर्शन। कौन सी? शक्ति प्रदर्शन। देखो यानी कि हेमू को पराजित करने के बाद पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को पराजित करने के बाद अकबर है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बन जाता है, और फिर वो राजधानी पर अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति है, राजधानी पर ध्यान देता है, और राजधानी के तहत वो दो नीति अपनाता है, एक वैवाहिक नीति, दूसरा शक्ति प्रदर्शन की नीति। वैवाहिक नीति के तहत अकबर को ये पता था कि अगर राजधानी पर मुझे अधिकार करना है ना तो मुझे राजपूतों को ही साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मैं स्वतंत्रता के साथ में राजधानी को अधिकार में नहीं ले सकता। अतः मुझे राजधानी को अधिकार लेने के लिए, पूरे भारत को विजित करने के लिए इन्हीं राजपूतों का सहयोग लेना आवश्यक होगा। तो उसने वैवाहिक नीतियों के तहत यानी वैवाहिक संबंध बनाए राजधानी के साथ में, और उन्हें अपने प्रति वफादार बनाया, या मान लो कि अपने प्रति इस प्रकार की धारणा को जन्म दिया कि भाई वो कभी मेरे साथ में गलत नहीं कर सकते, मेरा विद्रोह नहीं करेंगे। दूसरा शक्ति प्रदर्शन में यह था कि जो शासक वैवाहिक संबंध नहीं बना रहे हैं, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन पर आक्रमण किया जाए और उस क्षेत्र को जीत लिया जाए। ये अकबर की दो नीतियां थी राजधानी के विरुद्ध। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? आगे बात समझ में, अब आगे बात करते हैं। देखो अब मैं एक और साथ में आपको महाराणा प्रताप के बारे में भी बताना चाहता हूँ। देखो अब हम बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप वह वीर शिरोमणि महाराजा उदय सिंह का पुत्र था, और माता का नाम था देखो जयंता बाई। उदय सिंह की रानी जयंता बाई या जयंता बाई की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। विक्रम संवत 1596, ठीक है।
9 मई 1540 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी वार क्या था? रविवार था। मतलब महाराणा प्रताप की एक ही चीज पता नहीं ऐसे हृदय में कैसे समाहित हो जाती है कि वार कथा की याद रह जाते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म रविवार को हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ल यानी जेठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तृतीया यानी तीज थी, 9 मई 1540 था। कहाँ हुआ? देखो कुंभलगढ़ दुर्ग था, राजस्थान में है। कुंभलगढ़ दुर्ग था, उसका बादल महल था, दल महल की जनानी डोली, जनानी डोली या फिर जूनी कचौरी भी लिखा पाता है। क्या लिखा पाता है? जूनी कचौरी। तो याद रहे महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयंताबाई, जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वार था रविवार, जूनी कचौरी, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। एक बार आप इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ तो देखो ये थोड़ी सी यहाँ ये सिद्धांत में करना पड़ता है ना। तो ये महाराणा प्रताप के जन्म की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। देखो तो महाराणा प्रताप जन्म के समय इन्हें यहाँ के स्थानीय लोग पीका कहते थे। क्या कहते थे? पीका। यहाँ उदयपुर के जनजातियों में छोटे बच्चे को पीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीका कहा जाता है। तो देखो अब हम बात कर रहे थे कि महाराणा प्रताप को बचपन का नाम क्या है? पीका। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब देखो अकबर शासक कब बना? अकबर शासक बना था 1556 ईस्वी में और पानीपत का प्रथम युद्ध तभी हुआ। उसके बाद में अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और इसने क्या किया? 1570 में नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार यानी अपने नागौर में 1570 को अकबर ने एक दरबार लगाया और उस दरबार में संपूर्ण राजधानी के शासकों को आह्वान किया गया कि जो शासक मेरे से संधि करना चाहते हैं, मेरी अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं, वो मेरे दरबार में आइए, उनको उचित स्थान मिलेगा। और जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे उनके ऊपर उन्हें आक्रमण का सामना करना होगा। यहाँ नागौर दरबार में यहाँ अकबर बैठ गया, यहाँ अन्य राजा बैठ गए, बीकानेर के हैं और आमेर के हैं। ये सब राजा की अधीनता में थे। लेकिन एक मेवाड़ का महाराणा उसमें शासक कौन था? उदय सिंह। कब? 1570 को। इसने अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी कि अधीनता स्वीकार नहीं की। तो देखो अकबर ने आमेर के साथ में आमेर का शासक था भारमल। क्या नाम था? भारमल। आमेर का शासक भारमल है। उसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए, यानी अपनी पुत्री और भगवतदास की बहन जिसका नाम हम कहते हैं जोधाबाई का विवाह सांभर के पास में किया। यानी कि अकबर से क्या बना लिए? वैवाहिक संबंध बना लिए। इसने आमेर ने, भारमल ने, और इसका पुत्र था भगवतदास।
ये किसके दरबार में आ गया? अकबर के दरबार में आ गया। भगवतदास का पुत्र था मान सिंह। कौन था? मान सिंह। तो मान सिंह क्या हो गया? स्वतः ही नागौर दरबार में हो गया। और मान सिंह आमेर का था और ये अकबर का सबसे विश्वस्त राजधानी का सेनापति था। ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन अधीन नहीं हुआ? उदय सिंह अधीन नहीं हुआ इसके, अकबर के किस नागौर दरबार में। होता क्या देखो, 1572 को 28 फरवरी के दिन, 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की होलिका के दिन, होली के दिन मृत्यु किसकी हो जाती है? उदय सिंह जी 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। हालांकि देखो कि उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप था, लेकिन किंतु जो महाराणा उदय सिंह है उनकी प्रिय रानी थी जो बटियानी थी, उसका पुत्र था जगमाल सिंह। और महाराणा उदय सिंह है वो बटियानी रानी के प्रभाव में रहने के कारण अपना उत्तराधिकारी उदय सिंह को, उदय सिंह है वो अपना जगमाल सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। लेकिन जो यहाँ के सामंत थे, जो सरदार थे, उन्होंने कहा कि सबसे सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप उसका राज्याभिषेक किया जाए। तो जगमाल सिंह को हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। कब किया गया? 28 फरवरी 1572 कहाँ किया गया? गोगुंदा में, गोगुंदा के महादेव पहाड़ी। यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा के महादेव पहाड़ी पर कर दिया गया। यानी कि अब 1572 ईस्वी में कौन सा बन गया? महाराणा प्रताप। कहाँ का? मेवाड़ बोले तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र। दूसरी ओर ये नागौर दरबार में महाराणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अकबर है वो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए शिष्टमंडल भेजता है, यानी संधि वार्ता के लिए कुछ मंडल बना करके भेजता है। उनके बारे में बात करते हैं। कब बना महाराणा? 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप उदयपुर का शासक बनता है। अकबर अपना पहला शिष्टमंडल भेजता है महाराणा प्रताप को मनाने के लिए नवंबर 1572 ईस्वी को, जिसका नाम है किसको भेजता है? बैरम खां को। अकबर सबसे पहले अपने संरक्षक बैरम खां को भेजता है कि तू जा और महाराणा प्रताप को मेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना। बैरम खां आया, लेकिन महाराणा प्रताप वो हिंदुआना सूरज कभी उदय होने से रुक सकता है क्या? महाराणा प्रताप ने कहा कि ये सूर्य वंश का सूरज है, मैं उस महाराणा वंश का या महाराणा शाखा का वंशज हूँ जिसने आज तक अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, लेकिन कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो मैं कत्चित मर जाऊँ, मिट जाऊँ, मातृभूमि के लिए सर्वोच्च न्यौछावर बजाऊँ, लेकिन क्या नहीं कर सकता? अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। बैरम खां पुनः निराश होकर के लौट जाता है। बैरम खां के बाद में अकबर दूसरे व्यक्ति को मनाने के लिए भेजता है। कब भेजता है? जून 1573 ईस्वी। और अब की बार किसको भेजा? अब की बार भेजा मान सिंह को। किसको भेजा? मान सिंह को। माना जाता है इस समय मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं, कोई विवादास्पद बातें होती हैं, कई अलग अलग कथन लिखे हुए आते हैं साहित्यों में। कोई तो कहता है कि महाराणा प्रताप मान सिंह के साथ में बैठ करके भोजन नहीं करते हैं और अपने पुत्र को भेज देते हैं और कहते हैं
कि आप मुगलों से संबंध रखने वाले राजपूत हो, अतः हम आपके साथ बराबर बैठ के भोजन करना उचित नहीं समझते। ऐसी कुछ किंवदंतियाँ मिलती है जिसके कारण मान सिंह क्रोधित हो जाता है और मान सिंह कहता है कि अब देखते हैं किसका खून मिश्रित हुआ है, तो अब हम मैदान में हल्दी घाटी के युद्ध में ही एक दूसरे के सामने होंगे। यानी कि मान सिंह इस समय युद्ध की चुनौती देकर के प्रताप को चला जाता है। यानी कि महाराणा प्रताप को मनाने में मान सिंह भी असमर्थ होता है, ये भी निराश होकर लौट जाता है। अकबर तीसरा प्रयास करता है, क्योंकि अकबर को पता था कि लड़कर के कभी महाराणा प्रताप को विजित नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो अकबर चार चार व्यक्तियों को बनाने भेजता क्या महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप की शक्ति का उसे पता था कि वो हाथी की तरह मदमस्त है, ना किसी से रुका ना कभी कोई रोक पाया है। तो देखो तीसरा व्यक्ति मिलता है, वो आता है अक्टूबर 1533 ईस्वी को। इसका नाम भगवंतास, क्या नाम है भगवंतास। भगवंतास आया लेकिन ये भी नहीं मना पाया। अकबर फिर चौथे व्यक्ति को भेजता है अंततः दिसंबर 1573 ईस्वी, जिसका नाम है टोडरमल। भूमि बंदोबस्त, भू राजस्व और वाक चातुर्यता प्रमुख व्यक्ति अकबर का 9 रत्नों में से एक टोडरमल को भेजा जाता है, लेकिन टोडरमल भी मनाने में असमर्थ होता है। यानी कि चार श्रेष्ठ रत्नों को महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने को भेजा, अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अब महाराणा प्रताप के सामने दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो अधीनता स्वीकार कर ले अकबर की, या फिर युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ले। तो महाराणा प्रताप ने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी कायर बन करके, कभी मेवाड़ी मान को, इस चित्तौड़ की मातृभूमि को कभी भी झुका नहीं सकता, इस बाग को कभी नहीं झुका सकता। यानी कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करने की बजाय युद्ध करना उचित समझा। क्या युद्ध करना उचित समझा? तो आपको पता चल गया होगा कि अब तो अकबर के सामने एक ही रास्ता था, वो मनाने को भेजा, नहीं मना पाया। तो अकबर के पास दूसरा एक ही रास्ता था, आक्रमण करना। क्या करना? लेकिन सामने देखो ये बड़ी चीज है, मान सिंह और अकबर के बीच में मैंने आपको बताया था मतभेद हो गया। ये भी एक कारण था। मान सिंह जाकर के अकबर को प्रताप के विरुद्ध कहता है कि अब तो कुछ भी हो, मुझे उसके साथ युद्ध ही लड़ना है, उसने हमारे बारे में ऐसा कहा। तो ये है महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा। अब आगे हम बात करते हैं। देखो अब बात है 1576 ईस्वी। एक और अकबर, दूसरी ओर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को ये पता था कि जब मैंने उसका जिंदा स्वीकार नहीं की तो वो आक्रमण तो करेगा। तो एक और महाराणा प्रताप अपनी सेना को व्यवस्थित कर रहे थे, दूसरी ओर अकबर है वो महाराणा प्रताप को अधीन करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच अकबर है वो मान सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है। मान सिंह और जगमहल कछवाहा के नेतृत्व में, जगमहल एक तो मान सिंह और एक जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजता है इस पर महाराणा प्रताप का आक्रमण करने के लिए। तो एक और तो देखो राजसमंद की और कन्नौर की पहाड़ियों, कन्नौर की पहाड़ियों के बीच में, यानी ये दो पहाड़ियां हैं, इनके बीच में ये दोनों संकीर्ण मार्ग के बीच में एक मैदान था जिसका नाम था हल्दी घाटी। हल्दी के समान पीले रंग में रंगी वो घाटी, हल्दी घाटी। इसमें क्या करता है? मान सिंह अपनी सेना लेकर के आ जाता है। एक और हल्दी घाटी में मान सिंह की सेना, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना।
ये पहले बार इतिहास में हुआ था दोस्तों कि एक राजपूत से लड़ने के लिए एक राजपूत आया था। आपने कवि विनीत चौहान ने कुछ पंक्तियां लिखी, वो मुझे याद आ गई कि उस दिन राजपूती रक्त में संक्रमण आया था, जिस दिन महाराणा प्रताप से लड़ने को मान सिंह आया था। महाराणा प्रताप से लड़ने को मान सिंह आया था। वो अकबर भी कांप रहा था उसके सामने आने से। उसके सामने एक भेजा तो किसको भेजा? एक राजपूत को। यानी भाई ने भाई पर तलवारें उठाई थी, वो हल्दी घाटी की लड़ाई थी, तब भाई एक राजपूत के नेतृत्व में, सेनापति के नेतृत्व में अगर सेना भेजी गई तो इधर भी राजपूत थे, राजपूत सेना थी और राजपूतों की सेना, और साथ में अकबर की मुगल सेना थी, और दूसरे महाराणा प्रताप के नेतृत्व में भी राजपूती सेना थी। तब विनीत चौहान ने कहा था एक राजपूत ने एक राजपूत में तलवार चलाई थी, वो हल्दी घाटी की लड़ाई थी दोस्तों, वो हल्दी घाटी की लड़ाई थी। ऐसा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया उन्होंने कि देखो। और इसकी बात अगर हम की जाए तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप ने अपना सेनापति किसे बनाया? वो था हाकिम खान सूर। ये एक मुस्लिम सेनापति, वो था एक राजपूत राजा की सेना का सेनापति और एक मुगल सेना का सेनापति राजपूत था। ये पहली बार इतिहास में देखा गया था। ये कोई धर्म का युद्ध नहीं था। अगर धर्म का युद्ध होता तो क्या महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हाकिम खान सूर होता और क्या अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह होता? लेकिन ये दो वर्चस्व और दो साम्राज्यों के बीच की लड़ाई थी, अपने स्वामित्व के लिए मर मिटने को ये लड़ाई थी। इधर राजपूत आतुर थे, उधर राजपूत आतुर थे, दोनों एक दूसरे को मर मिटाने को आतुर थे। लेकिन यहाँ अपने सिरमौर यानी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था, यहाँ स्वामी भक्ति के लिए लड़ रहा था, और दोनों के बीच का देखो चित्र इतना प्रमुख होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि अकबर ने हल्दी घाटी में अपना सेनापति, अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी? मान सिंह कछुआ के नेतृत्व में भेजी, और साथ में जगन्नाथ कछुआ भी था। दूसरी ओर महाराणा प्रताप है, उसने अपना सेनापति किसे बनाया? हाकिम खान सूर यानी एक मुसलमान को बनाया था, और दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब हम बात करते हैं देखो हल्दी घाटी की। ये हल्दी घाटी का मैदान, हल्दी घाटी, बात है 18 जून की। 18 जून 1576 सुबह प्रातः 9 बजे युद्ध की भेरी बजी, यानी युद्ध का संघनाद हुआ। एक और महाराणा प्रताप की सेना थी, ये प्रताप था, दूसरी ओर मान सिंह था। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठा हुआ था, और मान सिंह मर्दाना हाथी पर बैठा था, एक और महाराणा प्रताप के पास में राम प्रसाद हाथी जैसा था, राम प्रसाद गजमुक्ता गजराज ऐसे हाथी थे। वहीं दूसरी ओर ये गजमुक्ता नहीं या खंडेराव यहाँ का गजमुक्ता। तो ये हल्दी घाटी का दिन 18 जून 1576 की बात है। हल्दी घाटी का मैदान था। 9 बजे सुबह युद्ध भेरी हुई। राजपूतों ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में इस प्रकार मुगल सेना पर प्रथम वार किया गया कि मान सिंह की सेना हक्की उक्की हो गई, इधर से उधर भागने लगी। होता क्या है देखो, महाराणा प्रताप की सेना यानी चेतक हल्दी घाटी के युद्ध को पार करते हुए मर्दाना हाथी पर बैठे हुए महाराणा मान सिंह के सामने महाराणा प्रताप का वो चेतक जाता है। हल्दी घाटी में शत्रुओं को चीरता हुआ 2 वीर आमने सामने होते हैं, एक और मान सिंह, दूसरी ओर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का वो चेतक घोड़ा मर्दाना हाथी की मस्तक के ऊपर इस प्रकार अपने दोनों पैर जमाता है और महाराणा प्रताप अपने भाले से मान सिंह पर वार करते हैं। मान सिंह फंदे में छुप जाता है,
कारण वो बच जाता है। देखो राजपूतों में ये हमेशा इतिहास में रहा है कि कभी भी सर पे आई हुई तलवार से सर कट सकता है, लेकिन तलवार से कभी बचने के लिए अपने सर को झुका नहीं सकता। यानी कि मान सिंह है वो अपनी कायरता के कारण हौदे में छुप जाता है और महाराणा प्रताप जिस घोड़े पे बैठे थे चेतक के एक टांग पर मर्दाना हाथी के मुंह में जो तलवार होती है उसके कारण उसका एक टांग कट जाता है और स्थिति ये बन जाती है कि महाराणा प्रताप है उसकी सेना और मानसिंह की सेना दोनों के बीच में इस भयंकर युद्ध में हाहाकार मचने लगता है। दोनों ओर के राजपूत एक दूसरे को मारने और मरने के लिए आतुर होते हैं। जब एक इतिहासकार पूछता है कि भाई अपना इसमें राजपूत कौन सी सेना अपनी है कौन सी उसकी है, तो एक मुस्लिम सेनापति ने कहा था कि चाहे किधर का भी राजपूत मरो हमें इस्लाम को तो फायदा ही है। तो ये देखो ये सोची समझी सोच थी कि मानसिंह एक राजपूत के सामने एक राजपूत हमेशा खुले मैदान में लड़ता है, उसे अकबर को ये पता था। और इस युद्ध भूमि में क्या होता है कि महाराणा चेतक है वो घायल हो जाता है, इसलिए महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ता है। और जब युद्ध भूमि से महाराणा प्रताप बाहर जाता है तो उसका राजचिन्ह है वो झालामान को दिया जाता है। झालामान महाराणा प्रताप का वो शीश और वो राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर के जब सिंहासन वो सिर है उसके ऊपर राज लगा करके मुकुट धारण करके राज चिन्ह लेकर के और झालामान है वो हल्दी घाटी के मैदान में कूद पड़ता है और झालामान लड़ते हुए शत्रु सेना से वीर गति को प्राप्त होता है। और महाराणा प्रताप है वो चेतक महाराणा प्रताप की लेकर के चेतक है वो हल्दी घाटी से जाता है। हल्दी घाटी से निकलते समय यहाँ एक रक्त तलाई थी, यानी रक्त तलाई थी। दो पहाड़ों के बीच में एक नाला था, रक्त तलाई से आगे नाला था। उस नाले को पार करते हुए जो चेतक है वो जब पार करता है तो वहाँ चेतक भी वीर गति को प्राप्त होता है। बलीचा में कहा बलीचा में, तो इस बलीचा में चेतक है वो लड़का वीर गति को प्राप्त होता है। देखो चेतक की स्वामी भक्ति की हम बात करें तो चेतक ऐसा पशु होते हुए भी ऐसा पात्र था इतिहास का कि जिसने अपने शासक की रक्षा के लिए अथक बिना थके बिना रुके अदम्य साहस के साथ में आगे बढ़ता गया, शत्रु सेना को चीरता गया और अंतिम सांस तक अपनी मृत्यु तक महाराणा प्रताप का साथ दिया। ऐसा चेतक था और ऐसे पशु को नमन करता हूँ। हमें मैं तो ये कहता हूँ कि पशु कहना ही गलत होगा, क्योंकि चेतक जैसा इतिहास में कोई दूसरा स्वामी भक्ति का उदाहरण नहीं मिला। तो कुल मिला के हल्दी घाटी के युद्ध का कोई निर्णय नहीं रहा, अनिर्णायक रहा, अनिर्णायक युद्ध था। कई लोग कहते हैं मानसिंह की विजय हुई, कई कहते हैं प्रताप की विजय हुई, लेकिन ये अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि ना तो मानसिंह को मारा जा सका, ना प्रताप को जीवित पकड़ा जा सका या बंदी बनाया जा सका। तो इस युद्ध में ये एक दिन का युद्ध रहा हल्दी घाटी का, लेकिन इसमें किसी प्रकार की किसी पक्ष की हार को हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो महाराणा प्रताप के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। महाराणा प्रताप के ऊपर देखो अमर चंद बाटी ने भी कई रचनाएं लिखी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है कन्हैयालाल सेठी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमरचंद बाटी की कुछ पंक्तियां मिलती है, लेकिन कन्हैयालाल सेठी की एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है पीतल और पाथर। देखो पीतल पृथ्वीराज राठौर के बारे में है। पृथ्वीराज राठौर ये बीकानेर में थे, जो महाराणा प्रताप के स्वामी महाराणा प्रताप के भक्त थे या महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे, और पाथल महाराणा प्रताप के लिए आए
इसमें अमरचंद गाठिया ने एक बहुत ही सुंदर रचना चित्रण और पाथर लिखी है। पृथ्वीराज राठौड़ और प्रताप के संवाद का इसने वर्णन किया। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में अकबर के अधीनता में था और वहीं प्रताप कुल्ले सिंह की भांति जंगल में विचरण करने वाला शेर था। तो कन्हैयालाल सेठिया लिखता है प्रताप के बारे में कि प्रताप और पृथ्वीराज का संवाद है, उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। प्रताप कहते हैं कि मैं तकू नहीं मैं हारू नहीं, मैं तकू नहीं मैं हारू नहीं, मेवाड़ी मान बचावन ने, ओ हिंदवानो सूरज है, ओ हिंदवानो सूरज है, आजाद रहे मेवाड़ धरा, आजाद रहे मेवाड़ धरा। कहता मैं रजपुतन रो जाइयो हूँ, रजपूती मान बचाऊंगा, मैं खूब लड़ूंगा अकबर सुन, मैं खूब लड़ूंगा अकबर सुन, शत्रुआनो लोई बहाऊंगा, शत्रुआनो लोई बहाऊंगा। यानी कन्हैयालाल सेठिया की बहुत ही सुंदर रचना है पितर और पात्र, जिसमें महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज के संवाद के बारे में वर्णन मिलता है हमें। तो ये है महाराणा प्रताप के विषय में। और महाराणा प्रताप के विषय में देखो होता क्या है, 1597 ईस्वी में जो महाराणा प्रताप है वो धनुष पर चढ़ा रहे होते हैं। धनुष की जो चढ़ाते समय, प्रथम चढ़ाते समय क्या होता है कि धनुष से जो महाराणा प्रताप है उनको चोट लग जाती है, जिसके कारण वो घायल हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया। अब आगे का हम यानी महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह या फिर महाराणा जो अकबर है उसके बारे में आगे बात करते हैं। धन्यवाद।